प्यारे बच्चों, ये अध्याय 8 का भाग 2 है। अध्याय 8 का एक भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 अध्याय पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ये क्लास टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए चलाई जा रही है। तो जिन्होंने भी 7 अध्याय नहीं देखे हैं वो देख लें, उनको लिख लें और कॉपी पेन ले करके बैठे, इनको भी लिखते जाइए। 1 लाइन क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 1 लाइन क्वेश्चन UPTET में खासकर सारे मनोविज्ञान के क्वेश्चन 1 लाइन के आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं 30 में से 5 या 10 जो है कि लॉन्ग आ सकते हैं, मोस्टली 5 ही आते हैं। लेकिन सी टेट में भी काफ़ी हद तक 75% क्वेश्चन 1 लाइन वाले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 8 का भाग 2। क्वेश्चन नंबर 51, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए इसका आंसर है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, यदि आप विद्यार्थियों में जो है कि स्फूर्ति का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें समय समय पर कार्य करने का अवसर देना चाहिए। जितना आप उनको काम करने का अवसर देंगे उतनी ज़्यादा उनमें स्फूर्ति बनी रहेगी। अगर आप उनको कोई काम करने का अवसर नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे आलसी हो जाएंगे और फिर उनका काम करने में मन नहीं लगेगा, उनकी रुचि उस काम से क्या होगी, हट जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बालकों को काम करने का अवसर देते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र किसके लिए उत्तरदायी है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र किसके लिए उत्तरदायी है? तो आंसर है इसका किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसके लिए उत्तरदायी है? तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी है ना। किसी बच्चे के लिए संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक मतलब उसकी समझ यानी समझदारी कितनी। ठीक है, तो बाल विकास से क्या होता है, बच्चे की समझदारी बढ़ाने में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। और सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक रूप से विकास के लिए उत्तरदायी होती है। चाहे वो कोई भी हो, सामाजिक हो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, नैतिक हो सकती है या फिर सेहत से जुड़ी भी हो सकती है। सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का जो परमाणुवादी सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? कौन सी परंपरा सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? ठीक है, तो ये देती है परिवार। तो अब बात करते हैं कि सामाजिक कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं को सामाजिक परंपरा कौन सी होती है? अच्छा, सामाजिक परंपरा बन कैसे जाती हैं उनकी? देखो, सामाजिक जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जिस टाइम पे बनाए जाते हैं, जिस समय बनाए जाते हैं, उस समय के लिए वो परफेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नियम आज बना दिया गया, क्या 1000 साल बाद वो नियम सही होगा? ज़रूरी नहीं, हो सकता है सही हो भी जाए, ज़रूरी है कि नहीं हुई हो। और अधिकतर यही होता है कि जो 1000 साल पहले नियम बनाए गए थे वो आज के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो जैसे 1000 कई साल पहले जो पुराने समय में आप देखोगे तो इंसान 10 रुपये बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब भले उसको 50 रुपये देना पड़े लेकिन वो 10 किलोमीटर पैदल नहीं चलेगा, सवारी लेकर के चला जाएगा। तो जो नियम पहले बनाए गए थे वो नियम आज के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान दे रही है? तो जो पुरानी परंपराएं हैं उनको हस्तांतरित मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाना। तो ये समाज तो ठीक है, परिवार से ज़्यादा होता है। समाज में तो आपको हर प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, एक वो हैं जो आपको पुरानी चीज़ें बताएंगे, एक वो हैं जो पुरानी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। लेकिन आपका जो परिवार है, जो आपकी पुरानी पीढ़ियों से जो चीज़ें चली आई हैं, वो आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे।
यानी कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ जो वो लोग सीख के आए हैं वो चीज़ सिखाते हैं आपको, उनकी परंपराएं, उनकी जो नियम हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो नियम सही हो या गलत हों, कुछ भी हो सकता है। जो नियम उन्होंने बनाए हैं वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो परंपराएं बन कैसे जाती हैं, ये आप लोगों को ना पता हो तो बता दें कि परंपराएं आवश्यकताओं से बनती हैं, ठीक है। जितने भी परंपरा होती हैं वो कहीं ना कहीं आवश्यकता से बनती हैं। आवश्यकता ही परंपरा या नियम की जननी होती है, ठीक। मान लीजिए कहीं पर सूखी ज़मीन है या फिर नॉर्मल ज़मीन है और अचानक से वहाँ पर कोई नदी फूट जाती है, वहाँ पर कोई नदी फूट जाती है तो वहाँ पर पानी हो जाता है। अब वहाँ पे हमें उस नदी में क्या बनाना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। तो आवश्यकता आविष्कार की भी जननी होती है, ठीक है, और आवश्यकता परंपरा की भी जननी होती है। जैसे जैसे आप आवश्यकता आपकी किसी चीज़ की होती जाती है, आप वो चीज़ उसमें बनाते जाते हो, ठीक। आवश्यकता होती गई, वो चीज़ बनाते गए और वो चीज़ परंपरा में आ जाती है। जब कई सालों तक वो चीज़ होती रहती है तो परंपरा में आ जाती है, ठीक है। और वो अपने कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका आंसर सही ये वाला है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है, ठीक है। कुछ समय पहले 90 के दशक में बाल मनोविज्ञान जब शिक्षा के अंदर नहीं आया था तो सारी की सारी शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जो कहता था वही सही होता था, बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी, यानी कि सत्तावादी क्लास चलती थी, है ना। तो ऐसे में कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। पहले समय में कई सारे बच्चे इसी बच्चों को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो मर भी गए। तो उसी को देखते हुए बाल मनोविज्ञान को शिक्षा के अंतर्गत लाया गया और बाल मनोविज्ञान में बालकों की शिक्षा पर जोर देते हुए उनकी सहूलियत के लिए बाल केंद्रित शिक्षा को जोर दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा इसको कर दी गई है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है आप देखिए, जब ये टीईटी नहीं आया था, बीएड भी नहीं था तो भी शिक्षक होते थे। जब बीएड नहीं था, बीटीसी नहीं थी, जब टीईटी नहीं था तो भी शिक्षक होते थे। तो उस समय मनोविज्ञान नहीं था, है ना। लेकिन मनोविज्ञान जब बीएड आया तो थोड़ा मनोविज्ञान हम लोगों के बीच में आया और बीटीसी में मनोविज्ञान है। लेकिन जैसे ही टीईटी और सीटेट का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें मनोविज्ञान का एक बहुत ही हाई लेवल है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहा है, मनोविज्ञान उसको इतनी बढ़िया तरीके से आना चाहिए कि वो हर तरीके के बच्चों को हैंडल कर सके, बच्चों के व्यवहार को समझ सके। अगर आप अपने बच्चों के व्यवहार को नहीं समझेंगे तो उनको आप अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं कर पाओगे, है ना। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान ज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 56, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालकों को रखा जाता है। साइजॉइड, देखिए क्वेश्चन में ही छिपा हुआ साइज है ना, साइज मतलब उसका आकार। साइजॉइड वर्ग में एक वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग में किस प्रकार के बच्चों को रखा जाता है। तो जो नाटे और ठिगने होते हैं उनको साइजॉइड वर्ग में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्नोद आवश्यकता का कैसा परिणाम है। ठीक है, जो अंतर्नोद होती है वो आवश्यकता का कैसा परिणाम है। मनोवैज्ञानिक अंतर्नोद, जो आप मन में जो विचार उठते हैं, मन में जो आप कल्पना करते हैं, वो किसका परिणाम होता है। वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का कैसा परिणाम है, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक परिणाम है वो। क्वेश्चन नंबर 58, आवश्यकता और अंतर्नोद में कैसा संबंध है। समानांतर, आवश्यकता और अंतर्नोद में समानांतर संबंध है। क्वेश्चन नंबर 59, मूल प्रवृत्तियाँ किस प्रकार का बल है। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार का बल होती हैं। आंतरिक जैविक बल होती हैं वो, जो भी आपकी मूल प्रवृत्ति होती हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं इंसान की, है। रोना हो गया, हंसना हो गया, सारी की सारी मूल प्रवृत्तियों में रखा जाता है। तो मूल प्रवृत्तियाँ किस प्रकार का बल है। ये आंतरिक जैविक बल है। भूख आपको बाहर से नहीं लगती, अंदर से लगती है ना। अगर आपको भूख नहीं लगी है, कोई आपको 100 बार भी कहेगा
कि खाना खा लो, तो आप क्या खा लोगे, और खा भी लोगे तो बिना मन के खाओगे, और उसमें जो है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक प्रकार का आंतरिक प्यास है। आपको प्यास नहीं लगी, ज़बरदस्ती पानी पिलाया जाए तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं आंतरिक जैविक बल होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका रोना हो गया, उसी प्रकार का आपका क्रोध हो गया, इसी प्रकार से आपका हंसना हो गया, ये सब आंतरिक बल हैं, है ना। अंदर से जैविक मतलब अंदर से जन्म लेने वाला, आपके अंदर से जन्म लेता है, मन में जन्म लेता है, बाहर से नहीं मिलता आपको ये। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षक विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं और वापस आने पर विद्यार्थियों से भ्रमण की चर्चा करते हैं, यह क्या है। ठीक है, एक शिक्षक हैं, वो बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, भ्रमण पर ले जा रहे हैं, घुमाने के लिए ले गए, जैसा कि आजकल हमेशा होता है, टूर पे उनको लेके जाते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं तो उनसे विद्यार्थियों से भ्रमण की चर्चा करते हैं कि किसने क्या सीखा, क्या अच्छा किसको लगा, ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। तो वो क्या कर रहे हैं अध्यापक, तो वो सीखने का आकलन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सीखने का आकलन कर रहे हैं कि किस बच्चे ने कितना सीखा हुआ है। अच्छा, कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ सीख करके आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एंजॉय नहीं करते, केवल सीख के आते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छे बच्चे कौन से होते हैं, जिसने केवल एंजॉयमेंट किया, या फिर जिन्होंने केवल जो है कि कुछ सीखा, या फिर वो बच्चे जिन्होंने एंजॉय भी किया और कुछ सीखा भी। कौन से बच्चे ज़्यादा बेटर होते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 61, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे, तो उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी कक्षा में एक छात्र क्या है, देर से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। और ये केवल कक्षा और छात्र की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ में कभी भी कहीं भी हो सकता है, घर परिवार में हो, क्लास में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी घटना घटती है, कोई भी नई चीज़ होती है, या फिर कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाती हैं, तो उस पर भड़कने की बजाय आपको उसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपने उनका कारण जानने की कोशिश की और आपने अपने माइंड को ऐसा बिल्ड कर लिया, ऐसा बना लिया कि आप हर चीज़ के कारण को जानने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए आपका माइंड बहुत ही व्यवस्थित हो जाएगा और आप एक व्यवस्थित जीवन जिएंगे। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा भी मिल सकता है जो लाइफ में मेंटली चलती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, सृजनात्मक व्यक्ति किसको कहते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति किसको कहते हैं, तो जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ठीक है, सृजनात्मक व्यक्ति किसको कहते हैं, जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। पार्श्व चिंतन यानी कि जो व्यक्ति दूर की सोच सके, और समस्या समाधान में अच्छा हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो, मेंटली या फिर पारिवारिक सामाजिक किसी प्रकार की समस्या हो, तो उसको सॉल्व करने में अच्छा होना चाहिए। वो एक तरीके से उनको विनर कहा जाता है। और जो विनर टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेंटली रूप से बहुत अच्छे होते हैं, जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं, वो उनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि परेशान होते हैं। चाहे उनके खुद की प्रॉब्लम या आसपास की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कोशिश करते हैं कि उनका सॉल्यूशन ढूंढें, है ना। और उनका सॉल्यूशन वो ढूंढ भी लेते हैं और समाधान भी उनका हो जाता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो उनको कहते हैं सृजनात्मक व्यक्ति। और जो सृजनशील व्यक्ति हैं, जो दूर की सोचते हैं, पहले से सोच लेते हैं, दूरगामी सोच होती है उनकी। कोई भी काम करने से पहले वो बहुत आगे की सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें नुकसान होगा, या फिर इसमें घाटा हो जाए, या फिर आगे आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी समस्या ना खड़ी हो जाए। तो एक बहुत लंबी, बहुत आगे की सोच करके वो कोई कदम उठाते हैं, है ना। और सृजनशील व्यक्ति हमने अब बताया था पहले वीडियो में कि डरपोक भी होते हैं, डरते भी हैं। डरने का मतलब यही है कि वो लोग फूंक फूंक के कदम रखते हैं, संभल के कदम रखते हैं, संभल के चलते हैं। डरने का मतलब है संभल के चलना। ठीक है, जो डरता है वही संभल के चलता है, जो डरता नहीं वो संभल के नहीं चलता है। तो देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ का उपयोग है। डर का भी उपयोग है, क्रोध का भी उपयोग है, साहस का भी उपयोग है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि डरना ज़रूरी है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी न बनो। साहस का अपनी जगह अलग साहस का अलग टाइम में उपयोग है और डर का अलग टाइम में उपयोग है, दोनों का उपयोग है। कब किसका कहाँ उपयोग करना है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि कब किस चीज़ का उपयोग करना है, कब आपको डरना है, कहाँ पे डरने की ज़रूरत है, कहाँ पे साहस की ज़रूरत है, दोनों उपयोगी हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान जिसने पढ़ा है तो वो जानता होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा तो हम उस चीज़ को समझा रहे हैं। आप समझते जाइए, क्वेश्चन आंसर लिखते जाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी इनको करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सीखना कहाँ प्रभावी होता है? सीखना कहाँ प्रभावी होता है? तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक है और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखना कहाँ प्रभावी होता है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक है और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपका वातावरण बहुत ही बेहतर होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए, है ना। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और आप वातावरण आपके अनुकूल नहीं मिल पा रहा है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, आपकी मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फिजिकली प्रॉब्लम चल रही है, आपकी कॉमर्शियल प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको कोई भी इनमें से, जरूरी नहीं कि सारी प्रॉब्लम, कोई एक भी प्रॉब्लम अगर चल रही है तो आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाओगे। आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कॉमर्शियल प्रॉब्लम तो भी आप नहीं सीख सकते, फिजिकल प्रॉब्लम तो भी आपको बहुत सारी रुकावट आने वाली है ना। और आपको जो है कि मेंटल प्रॉब्लम है तो भी रुकावट आएगी, है ना। सोशल प्रॉब्लम है तो भी रुकावट, परिवार में जो है कि खिचपिच मची रहती है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है, परिवार में ही आपके अंदर तनातनी मची रहती है, तो आपको सीखने में दिक्कत होगी। आप कोई भी नई चीज़ सीखोगे तो उसमें परेशानी आपको आएगी। दूसरी चीज़ जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक है, संवेगात्मक रूप से सकारात्मक, संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होने का मतलब जो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। संवेगात्मक रूप से सकारात्मक का मतलब है कि आपको अपने संवेगों का उपयोग सही जगह करना है। संवेग क्या होते हैं? संवेग होते हैं क्रोध, ठीक है, खुशी, हंसी, और ये जो कि रोना हो गया, कब रोना है, कितना रोना है, कहाँ रोना है, ये क्या है आपका संवेग का सकारात्मक रूप। जहाँ रोने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी आप रो रहे हो, जहाँ हंसने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी हंस रहे हो, ठीक है, जहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी गुस्सा कर रहे हो। तो ये संवेग का नकारात्मक रूप होता है। ये संवेगात्मक रूप से आप नकारात्मक दिशा में जा रहे हो, जबकि जहाँ हंसना चाहिए वहाँ हंसो। मान लीजिए कोई अच्छी कॉमेडी चल रही है, कोई अच्छा जोक सुनाया गया, आप नहीं हंस रहे हो, कोई बहुत अच्छी कॉमेडी है, 10 लोग 20 लोग 50 लोग बैठे होंगे, सारे के सारे हंस रहे हैं, आप नहीं हंस रहे हो, तो आप संवेगात्मक रूप से कैसे हो? नकारात्मक दिशा में जा रहे हो। ठीक है, मजाक होने पे हंसना चाहिए, दुख की बात होने पे रोना चाहिए, है ना, दुखी होना चाहिए, और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो सीखना कहाँ प्रभावी होता है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला, यानी कि एक ऐसा शिक्षक जो विद्यार्थियों को संतुष्ट करे, विद्यार्थियों के मन में जो जिज्ञासा उठ रही हैं, जो उनके मन में कौतूहल उठा हुआ है, जो अगर उन्होंने कोई प्रश्न पूछा है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं और आपने उनको डरा धमका करके शांत बैठा दिया है, तो उनके मन में फिर दोबारा प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं होगी और उनकी इच्छाओं को उन पर दबा दिया जाएगा। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उनका इच्छा दबती ऐसे ही दबाते जाएंगे और उनकी फिर इच्छा उठना ही बंद हो जाएगी, उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं उठेगी। तो इस तरीके से क्या होगा? मेंटल रूप से उसका शोषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीखने को प्रभावी बनाना है, और सीखने को प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के आधारभूत कौन से तथ्य शामिल हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्भूत कौन से तथ्य शामिल हैं? देखिए, ये सारी की सारी शिक्षा नीति से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि देखो हर समय सुधार होता रहता है। हवाई जहाज़ भी पहले बना था तो पहले नॉर्मल बना था, फिर उसमें धीरे धीरे सुधार हुआ। साइकिल बनी थी तो पहले उसमें पैडल नहीं था, चेन नहीं थी, घंटी नहीं थी, ब्रेक नहीं था, लकड़ी की साइकिल थी, पैर से लुढ़काओ और पैर से ही रोको, हैं, उसमें कोई पैडल नहीं था, कोई चेन नहीं थी। जहाँ पे ढलान आ जाए तो बैठ के लुढ़क लो, और ब्रेक लगाना तो पैर से ही लगाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उसका विकास हुआ और उसमें पैडल लगाए गए, चेन लगाई, घंटी, ब्रेक सब कुछ लगाया गया।
ये आवश्यकता जैसे जैसे होती गई, जैसे जैसे हम लगाते गए, उसी तरीके से शिक्षा होती है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उसका विकास होता जाता है, नए टॉपिक जुड़ते जाते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया की होती है, ह्यूमन माइंड ही क्यों ना हो, मनुष्य का जो मस्तिष्क के पहले उतना विकसित नहीं था, अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। जैसे जैसे आवश्यकता हमारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा दिमाग विकसित होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की हम बात करें, इसके पहले बहुत सारी प्रॉब्लम जो शिक्षा के अंतर्गत आती थी, है ना। और 2009 में जो है कि 9 से 10 के बीच में आपकी जो है कि RTE भी लागू हो गई, है ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में देखिए क्या क्या शामिल है। एक नियम लाया गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में, उसमें शिक्षा में सुधार। देखिए कोई भी नियम या अधिनियम लाया जाता है तो चीज़ों को सुधारने के लिए ही लाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में सुधार करने के लिए जो नियम लाया गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इसमें कौन कौन से नियम शामिल हैं तो देखते हैं। पहला नियम, रटने को महत्व ना प्रदान करना। ठीक है, ये टीचरों को सिखाया गया था कि आपको बच्चों को ये सिखाना है कि आप रटने पे महत्व ना दें, क्या करना है उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को जानें, ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ें। तो रटने को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना, रटी हुई चीज़ भूल जाएगी। दूसरी चीज़, रटने पर आप केवल उतना ही सीख पाओगे, ठीक है। और जबकि यदि आप उस ज्ञान को एक्सेप्ट करते हो, उस ज्ञान को स्वीकार करते हो, अच्छे सीखते हो, तो उस ज्ञान से आप नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हो, नए ज्ञान का निर्माण करके नई जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो रटने को महत्व यहाँ पर नहीं ना। दूसरा है, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि आपको केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको सही नॉलेज ही नहीं मिल पाती। उनको लगता है किताबें रट लेना ही, जो किताबें रट करके बैठे हैं या फिर किताबें रटने में जो माहिर हैं वही बेटर स्टूडेंट हैं, वही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के जितने भी सारे वैज्ञानिक हैं, सबकी परसेंटेज बहुत कम थी, और सारे के सारे वैज्ञानिक बहुत ही जो है कि कम बुद्धिमान थे, या फिर ऐसा कहा जाए कि उनका मतलब क्लास में जो है कि नंबर उनके उतने अच्छे नहीं आते थे। सीधी सी बात है, कम बुद्धिमान की बात तो नहीं करेंगे, मतलब एक बुद्धिमान एक चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन हाँ क्लास में उनके नंबर कम थे, है ना। तो हम क्लास के तरीके से देखें तो क्लास में उनको बुद्धिमान नहीं माना जाता, तो उनके टीचर भी उनको नहीं मानते थे ये बहुत बुद्धिमान है ना। टीचर भी उनको मूर्ख ही मानते थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों की कहानी आपने पढ़ी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा किताबें रटने में माहिर हो या किताबें रट करके जॉब पा गया है तो वही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, वही ज़्यादा अच्छा हो। ऐसा कुछ भी नहीं। किताबें रटना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। तो पुस्तकों से इतर ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ठीक है। किताबें ही सब कुछ नहीं होती। हाँ, हम ये नहीं कह रहे किताबों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, किताबों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आजकल एग्ज़ाम में आपको किताबों से बाहर का बहुत कम पूछेगा, किताब के अंदर का ही पूछेगा। तो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए किताबी ज्ञान होना चाहिए। आपको उतना ज्ञान किताबी होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम पास कर सको, लेकिन उसके अलावा भी आपको बाहरी ज्ञान होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। आपने कोई नियम सीख लिया किताब से, टीचर से या स्कूल से, समाज से, कहीं से भी कोई ज्ञान सीख लिया, अगर आपने उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ा है तो याद रखना आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हो, काट रहे हो, है ना। तो अपने ज्ञान को जोड़ना चाहिए। भाई शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा का मतलब यही होता है कि ज्ञान जो मिला उसको वास्तविक जीवन से जोड़ो, है ना। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको अपने जीवन से जोड़ो, उसको बांटो। जो भी ज्ञान आपके पास है उसको कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा बांट दो, दे दो लोगों को। क्योंकि ज्ञान के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है कि ज्ञान जितना दिया जाता है उतना ज़्यादा हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो इसको वास्तविक जीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है ज्ञान को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षण और अधिगम कब प्रभावी होता है? शिक्षण और अधिगम कब प्रभावी होता है? यहाँ पे देखो पूछा गया है, जब छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। शिक्षण और अधिगम कब प्रभावी होता है? शिक्षण और अधिगम कब प्रभावी होता है? जब छात्रों को स्वयं काम करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए, तब जाकर के शिक्षण और अधिगम प्रभावित है। शिक्षण कौन करता है? टीचर करता है। अधिगम कौन करता है? विद्यार्थी करता है।
शिक्षण मतलब शिक्षा देना, अधिगम मतलब सीखना। शिक्षा दे कौन रहा है? टीचर दे रहा है। अधिगम कौन कर रहा है? सीख कौन रहा है? बालक सीख रहा है, विद्यार्थी सीख रहा है। तो शिक्षक का सिखाना और विद्यार्थी का सीखना कब प्रभावी हो सकता है? जब छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। अगर हमने छात्रों को कह दिया कि यहाँ पर मिट्टी डाल करके कुछ पेड़ लगाने हैं या फिर यहाँ पर पानी भरना है 4 बाल्टी, तो उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि तुम अपने मन से करो, कितनी मिट्टी कहाँ डालना है, किस पेड़ को कहाँ पे लगाना है। कोई भी काम उनको दे, मतलब ये तो हम उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी काम उनको अगर आप दे रहे हो, ये स्कूल में हो या घर पे कहीं पे भी, अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए दे रहे हैं तो उनको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर आप उनको पूरी स्वतंत्रता देंगे तभी जा कर के शिक्षण और अधिगम का काम प्रभावी होता है, तभी जा कर के वो काम बहुत अच्छी तरीके से होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। समस्या समाधान और वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण हैं? समस्या समाधान और वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण हैं? तो समस्या समाधान और वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, समस्या समाधान और वैज्ञानिक पद्धति। तो पहला है समस्या के प्रति जागरूक। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर समाज में प्रॉब्लम है, ठीक, या फिर राजनीति में प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, एनीथिंग, तो उसके प्रति सबसे पहले आपको जागरूक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर कई लोग क्या 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी खुद की प्रॉब्लम का ही पता नहीं होता कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वाकई में मेरी प्रॉब्लम क्या है। उनको खुद की प्रॉब्लम का पता नहीं होता। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले समस्या के प्रति हमें जागरूक होना है। दूसरा, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। प्रासंगिक जानकारी, जो हमारे लिए ज़रूरी जानकारी, उन जानकारी को कलेक्ट करना है, जो हमारी लाइफ में काम आ सकती हैं, जो हमारे समाज में काम आ सकती है, घर में काम आ सकती है। प्रासंगिक जानकारी जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होने वाली है, वो सारी जानकारी आपको क्या करना है? कलेक्ट करनी है, एकत्रित करनी है, ठीक है। तीसरा है प्राक कल्पना का निर्माण, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है? प्राक कल्पना का निर्माण करना है। प्राक कल्पना समझ रहे? प्राक कल्पना मतलब होता है आपको कोई ऐसी मतलब कल्पनाओं करना है जिससे आपके माइंड बिल्ड हो, माइंड को ताकत मिले, है ना, और आपको दूर की सोच के चलना है। दूसरा चीज़ है प्राक कल्पना का परीक्षण करना। जो भी आपने सोचा है या फिर कोई भी चीज़ आपने बनाने के लिए सोची है, कोई भी माइंड में कोई सपना देखा हुआ है, प्राक कल्पना यानी कि सपने देखना, बड़े बड़े सपने देखना। अगर आपने कोई सपना देखा हुआ है, कोई चीज़ आप करने के लिए सोच रहे हैं, उसका आपको परीक्षण भी करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई सोचा कि आपको कोई आविष्कार करना है, कोई ऐसी चीज़ बनानी है नई, तो आपने सोचा हुआ है, फिर आपको क्या करना है? उस चीज़ का परीक्षण करना है कि वो कितना, हमने जो सोचा है वो कितना परफेक्ट है ना। 5वां, प्राप्त परिणाम को एकत्र करना। जो भी परिणाम है हमारा, उसको एकत्र करना है, कलेक्ट करना उस परिणाम को, है ना। 6वां है निष्कर्ष निकालना। और ये सारी क्रिया होने के बाद हमें निष्कर्ष निकालना है कि जो भी काम हमने किया है वो कितना परफेक्ट है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। अभिप्रेरणा के क्या लाभ हैं? अभिप्रेरणा के क्या लाभ हैं? तो देखिए, ये यहाँ पे आपको समझने के लिए, हाँ, ये मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में थोड़े से शब्दों को क्या किया जाता है, थोड़ा सा अलग हट के शब्द होते हैं। बस मनोविज्ञान में यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, खासकर एग्ज़ाम के हिसाब से। हालांकि लाइफ में जो मनोविज्ञान होती है उसको समझना एक अलग बात है, किताबी मनोविज्ञान एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। लाइफ वाली मनोविज्ञान आप सरल भाषा से, हम बहुत सरल भाषा से आपको समझा सकते हैं। जो आपको मनोविज्ञान आपकी लाइफ में यूज करना है वो बहुत ईजिली भाषा में हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन ये किताबी है तो आपको किताबी भाषा में ही समझना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, अभिप्रेरणा है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अभिप्रेरणा ना पढ़ के प्रेरणा पढ़ लीजिए। प्रेरणा के क्या लाभ हैं? तो 3 है यहाँ पे लाभ। देखिए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तीसरा, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ठीक है।
तो यह व्यक्ति को क्या करता है, जो प्रेरणा होती है अपने लक्ष्य की ओर ले जाती कि नहीं ले जाती, आपको सबको पता होगा। यदि कोई प्रेरणा आपको मिल गई, आपको कोई प्रेरित करने वाला व्यक्ति है, आपको जो मोटिवेट करता है जो व्यक्ति, तो आपकी प्रेरणा आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। जो भी आपकी प्रेरणा मिलेगी, जब आप प्रेरित होते हो तो आप एनर्जी से भर जाते हो, ऊर्जा से भर जाते हो, बिल्कुल भर जाओगे। जब आप प्रेरित होते हो तो आप ऊर्जा से भर जाओगे। ठीक है। तीसरा, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, आपको मेंटली रूप से मजबूत बनाती है। जो आपको प्रेरणा होती है मानसिक रूप का आपको बहुत मजबूत बना देती है, आपको टूटने नहीं देती, आपको हारने नहीं देती। तो विद्यार्थियों, ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी, आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो बच्चे टीटी, सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और अगले अध्याय की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए इसके लिए क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना है और ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले अध्याय में।